हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। हिंदी माध्यम के बच्चे जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों ने कक्षा 10 तक पढ़ा है। आपने जो भी कक्षा 10 में अध्याय पढ़े हैं उन सभी की ज़रूरत आपको कक्षा 11वीं, और जो कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे उन सभी की ज़रूरत कक्षा 12वीं में रहेगी। सब कुछ लिंक है, जो पढ़ा जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलिए, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं उन बच्चों के लिए जो पहली पहली बार आए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा की पूरी पढ़ाई मुफ्त कराता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ना आपको कहीं सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में कभी बताया जाएगा, ना आपको ये कहा जाएगा कि आपको इतने चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं, इसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए इतने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो आपको पूरी जानकारी, पूरा सिलेबस, सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति फलन में प्रश्नावली 3.2 के बारे में। प्रश्नावली 3.2 पर जाने से पहले इस प्रश्नावली में किस तरह के सवाल हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रश्नावली में आपको जितने भी सवाल हैं उन सभी में आपको सारे के सारे त्रिकोणमिति फलन के मान पूछे गए हैं, वो भी अलग अलग कोणों पर। अलग अलग कोण में कोण 90 डिग्री से बड़ा भी है, 360 के बराबर भी हो सकता है, 360 से बड़ा भी है। मतलब कोण का मान कुछ भी हो सकता है। इसके पहले हमने ये देखा था कि कोण का मान कुछ भी हो सकता है, तो हम त्रिकोणमिति फलनों में किस तरह से कोण के मान निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर इसी अध्याय के साथ, और इसी के बारे में हम जानने की कोशिश भी करेंगे। तो पहला सवाल प्रश्नावली 3.1 का 2 का कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान निकालिए। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल ही हैं। पहले सवाल में कॉस का मान -1/2 दिया है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये जो चीज है ना, ये बहुत जरूरी है। यहां पर आप दो चीजें देखिए। अगर सिर्फ इस चीज को हटा दिया जाए कि एक्स कौन से चतुर्थांश में स्थित है, और फिर बोले कि कॉस का मान -1/2 है, तो कॉस का मान -1/2 दो चतुर्थांशों में होता है। एक तो द्वितीय और एक तृतीय। हम लोग देख चुके थे। हम लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक भी पढ़ी थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब पहले चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। दूसरे वाले में स्कूल मतलब साइन, एस, सिर्फ साइन धनात्मक है। साइन के साथ कोसेक भी धनात्मक होगा क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है। इसके अलावा तीसरे में स्कूल टू मतलब टी, 10, तो तीसरे वाले में 10x जो है वो धनात्मक होता है, उसके साथ कॉटेक्स भी धनात्मक होता है। और आखिरी वाला सी मतलब कॉलेज, यहां पर चौथे चतुर्थांश में कॉस धनात्मक होता है। तो चूंकि हमें यह बोला जाए कि सिर्फ cos जो है वो -1/2 है, तो साफ साफ मतलब है कि या तो वो दूसरे या तीसरे चतुर्थांश में होगा। इसीलिए आपको यहां पर यह चीज स्पेसिफाई की गई है कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। चलिए फिर अगर x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो पहले हम क्या करेंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम एक त्रिभुज बनाएंगे और हम देखेंगे कि उस त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण x है तो इस कोण पे cos x 1/2 होना चाहिए। तो cos x अगर 1/2 है तो ये लंबाई 1 और ये 2 होनी चाहिए। अगर ये 2 और ये 1 है तो क्या आप इस त्रिभुज में आधार की लंबाई 1 है, कर्ण की लंबाई 2 है, क्या आप लंब की लंबाई निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। कैसे सर? ये जो लंब की लंबाई है वो √3 आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो यहां से जो लंब है उसकी लंबाई √3 आ गई। अब आपको निकालना है sin x, इस केस में cos x तो निकला हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos x के अलावा हमें निकालना पड़ेगा tan x, ठीक है। tan x के बाद हमें निकालना पड़ेगा sec x, जो कि हम पहले भी निकाल सकते थे बिना कुछ किए, क्योंकि sec x cos x का उल्टा होता है। उसके बाद हम cot x निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम cosec x निकालेंगे। इतना ही हमें पता करना है। चलिए 1 बाय 1। इस त्रिभुज में sin x का मान कितना है? लंब बटा कर्ण √3/2। tan x का मान इस त्रिभुज में कितना है? तो √3/1, तो tan x का मान तो √3, ठीक है। sec x, cos का उल्टा sec x होता है। तो अगर cos 1/2 है, या फिर यही इसी त्रिभुज से बात करते हैं, sec का मतलब आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 2 आधार 1, तो इसका मान 2/1।
कॉट एक्स, कॉट का मतलब tan का उल्टा, आधार बटा लंब, तो 1/√3, और कोसेक एक्स साइन का उल्टा लिख दो या कर्ण बटा लंब लिख दो तो 2/√3। इतना तो ठीक है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से सवाल नहीं हुआ। इसमें आपने ये जो ऋणात्मक चिन्ह है इसका प्रयोग नहीं किया। अब आप सोचिए मेन मुद्दे की बात। मेन मुद्दे की बात ऐसी है कि चूंकि जो x है वो तृतीय चतुर्दांश में है, और तृतीय चतुर्दांश का मतलब है ऐसा कुछ। तृतीय चतुर्दांश में पहुंचने पर हमें पता चलता है कि तृतीय चतुर्दांश में tan धनात्मक होता है। tan धनात्मक होता है, इसका मतलब बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। चूंकि tan धनात्मक है तो cot भी धनात्मक है, बाकी सभी ऋणात्मक है, तो यही आपका फाइनल जवाब है। ये ऋणात्मक चिन्ह चतुर्दांश की वजह से आया। तृतीय चतुर्दांश में tan और cot धनात्मक है, बाकी सभी ऋणात्मक है। तो इस तरह से हम सवालों को समझने की और अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऋणात्मक चिन्ह को हटा दो। ऋणात्मक चिन्ह को हटाने के बाद आप सीधा सीधा ये समझो कि त्रिभुज बनाओ। कक्षा 10 में किया है ना, एक मान दिया होता था कि साइन एक्स का मान इतना है तो कॉस एक्स tan एक्स sec एक्स कितना होगा, वो भी ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं अप्रोच कि सर अगर कॉस एक्स का मान 1/2 बोला जाए, इसका मतलब एक्स का मान 60 डिग्री है, π/3 रेडियन है, चलेगा, वहां से भी मान तो यही आने वाले हैं, तो इतना भी ठीक है। लेकिन हमेशा जो मान दिया रहेगा उस मान के हिसाब से हम कोण नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कॉस का मान 1/4 होता तो आप कोण का मान नहीं निकाल सकते, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि सर चूंकि कॉस 60 का मान 1/2 है तो दोनों साइड आधा आधा कर दो तो कॉस 30 का मान 1/4 हो जाएगा। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है ना, क्योंकि आपको पता है cos 3 का मान √3/2 होता है। चलिए, तो ये पहला सवाल हो चुका है समाप्त। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यही बड़े बड़े काम की चीज है। इन सवालों के माध्यम से आपको यही समझाने की कोशिश भी की गई है। तो पहला सवाल समाप्त। दूसरा सवाल, साइन एक्स का मान 3/2। साइन एक्स का मान 3/2 होने का मतलब है साइन एक्स या तो पहले चतुर्दांश में है या दूसरे में है। सवाल में बोला है कि x दूसरे चतुर्दांश में स्थित है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर वही फोटो हमारे दिमाग में बना लिया कि पहले के अंदर सभी धनात्मक, दूसरे में साइन धनात्मक, तीसरे में tan, चौथे में cos। अच्छा, सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलूं, है ना, कि साइन x का मान 3/5 है और x जो है वो तीसरे चतुर्दांश में, मैंने क्या कहा, दूसरे की जगह तीसरा कर दिया। x तीसरे चतुर्दांश में है और साइन x का मान 3/5 है, तो आप तुरंत ही बोल देना कि तीसरे चतुर्दांश में साइन x का मान ऋणात्मक होता है। आप बोल रहे हो कि धनात्मक है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है सर, अगर साइन x दूसरे चतुर्दांश में है तो वो धनात्मक हो सकता है, तीसरे और चौथे में वो ऋणात्मक ही रहेगा। खैर, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा क्या कहता है कि चूंकि हमें पता है कि एक त्रिभुज ऐसा होता था, उसमें एक कोण है x वाला, साइन एक्स का मतलब कर्ण बटा लंब या लंब बटा कर्ण, इतना हुआ। ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको 4 निकाल सकते हैं, है ना, वो बचपने वाली कहानी जो है। अच्छा, कुछ पता है, पाइथागोरस त्रिक इन शब्दों को कहा जाता है, उन्हें आप याद रख लीजिए। मैं आपको कुछ पाइथागोरस त्रिक बताता हूं। पाइथागोरस त्रिक मतलब अगर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 3 है और दूसरी भुजा 4 है, एक 5 है, ऐसा होगा। ठीक है, 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है। उसके अलावा 5, 12 और 13 ये भी पाइथागोरस त्रिक है, बहुत जगह जरूरत पड़ती है इनकी। मतलब किसी त्रिभुज में अगर आधार या लंब दोनों 5 और 12 है तो कर्ण 13 होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद 7, 24 और 25 ये भी एक होती है। हाँ जी, इनका डबल करोगे तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, चाहो तो इनका भी डबल कर लो, 10, 24, 36, 26, ये भी पाइथागोरस त्रिक होगी। तो ये कुछ संख्याएं जो आपको याद रखनी है ना। चलिए, तो जैसे यहां पर है 3, 4 तो 5 हो गया, 3, 5 था तो ये 4 आ जाएगा। 2 भुजा दी थी, एक 3 और एक 5, तो अगली 4 होनी चाहिए, पर 5 उस कंडीशन में कर्ण होना चाहिए। चलिए, तो आपको बोला जाए कि साइन थीटा तो निकल गया, साइन एक्स पता है, तो साइन एक्स अगर पता है तो सबसे पहले बिना किसी मेहनत के तो कोसेक एक्स निकल जाएगा, 5/3 का उल्टा। साइन वही है, इसका चिन्ह वही मिलेगा जो साइन एक्स का चिन्ह है।
उसके बाद बात करते हैं cos x की। cos x की बात जब होगी तो sec x की बात भी हो जाएगी, और अगर यहां पर आप cos x की बात कर चुके हैं, sin x की बात कर चुके हैं, तो tan x और cot x के बारे में भी बात कर लीजिए। cos x आधार बटा कर्ण, तो 4/5, तो sec x 5/4, इतना है। एक 4/5, दूसरा 5/4। tan x 3/4, तो ये हुआ 3 4, तो ये उसका उल्टा 4 3। और चूंकि मुझे पता है कि द्वितीय चतुर्दांश में, सवाल में बोला है कि दूसरे चतुर्दांश में है, द्वितीय चतुर्दांश में साइन अकेला धनात्मक होता है और साइन का उल्टा कोसेक भी धनात्मक होता है। बाकी कॉस, सेक, टेन, कॉट सभी ऋणात्मक है। इतना सा सवाल है, सवाल हुआ समाप्त। आगे बढ़े। अच्छा, यहां अगर आपको कोई छोटी मोटी परेशानी लगती है तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। कॉट एक्स का मान 3/5 दिया है, एक्स तृतीय चतुर्दांश में हो, 3/4 दिया है, और एक्स जो है वो तृतीय चतुर्दांश में है, और आपको पांचों अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। सवाल वही है, बस फिजा जो है वो बदल गई। अब इसे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। कॉट एक्स का मान ये एक्स है, ठीक है सर। कॉट का मान 3/4, कॉट क्या होता है? कॉट होता है आधार बटा लंब, तो आधार 3 होना चाहिए, लंब 4 होना चाहिए, तो ये 5 होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर इतना मिल गया तो यहां से आप साइन एक्स का मान निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। यहां आप कॉस एक्स का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चूंकि कॉट एक्स का मान पता है तो सीधा सीधा मुझे टेन एक्स का मान भी पता है। कॉट का उल्टा, अच्छा जो साइन रहे वो साइन तो रख लेंगे, यहां पर साइन कॉट में 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा बस। उसके बाद सेक, अरे ये तो सरल है। कोसेक, ये भी सरल है। बस क्या करना पड़ेगा, चूंकि तीसरे चतुर्दांश में है तो साइन और कॉस तीसरे चतुर्दांश में ऋणात्मक होते हैं, है ना। फिर वो जो ये जो फोटो है ना, इसे तब तक दिमाग में रखो जब तक कि आपके दिमाग में सारी चीजें नहीं बैठ जाती, मतलब इसे तब तक लिखते रहो जब तक कि हम एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते। तो तीसरे चतुर्दांश में टेन धनात्मक होता है, टेन धनात्मक होता है तो कॉस भी धनात्मक होता है, इसीलिए टेन धनात्मक होता है तो कॉट भी धनात्मक होता है। तो साइन, कॉस, सेक और कॉसेक सभी ऋणात्मक होंगे। साइन का मान 4/5 कर्ण या लंब बटा कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, सेक इसका कॉस वाले का उल्टा, कोसेक साइन वाले का उल्टा। हो गया सवाल। अच्छा पता है, इन सवालों में आप एक चीज और वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन ये है सवालों में कि चूंकि हमने देखा था कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो मान है वो -1 और 1 के मध्य रहता है, तो जितने भी सवाल है उन सभी का मान, जैसे ये जो मान है 0.8 होगा ऋणात्मक, 0.8 साइन एक्स या -1 और 1 के मध्य स्थित है। ऐसे ही सारे जो मान हैं जो हमने देखे थे प्रांत और परिसर के, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इनके प्रांत और परिसर सही है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि sec x का मान 13/5 है और x चतुर्थ चतुर्दांश में है। चतुर्थ चतुर्दांश में cos धनात्मक होता है, तो अगर cos धनात्मक होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी, जो आपको याद जमे वो कर लो। ओके, त्रिभुज बनाया, सबसे पहले यही काम किया, ये कोण x है। sec का मतलब क्या होता है? कर्ण बटा आधार। पाइथागोरस ट्रिक का मतलब क्या है? पाइथागोरस ट्रिक देखा था अपन ने कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 हो, एक भुजा 5 हो, तो अगली भुजा 12 होनी चाहिए, इतना ठीक है। sec x आपको 13/5 दिया है, तो इसका मतलब cos x आपको 5/13 दिया होगा, उल्टा sec x का, पहली चीज तो निकली, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है sin x cos x और उसके बाद बाकी सारी जानकारी। तो sin x हमारे सामने है। sin x क्या होगा सर? देखो sin x होगा p/h, है ना, तो 12/13, लेकिन चूंकि हम चौथे चतुर्दांश में है ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये लिखा जाएगा। और अगर sin x आपके सामने है तो कोसेक x भी आपके सामने है, इसका उल्टा 13/12।
अगर आपके सामने कोसेक एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स निकालने में कोई परेशानी नहीं है। कॉस एक्स कितना, 5/13। अच्छा कॉस एक्स तो अपन निकाल चुके थे ना, ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें tan x निकालना है यहां पर। तो बात कर लेते हैं tan x की। tan x कितना, 12/5 और 12/5। tan x ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा क्योंकि ये चतुर्दांश में भाई साहब ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद आखिरी बच जाता है cot x जो कि tan x का उल्टा है और वो आएगा -5/12। तो ये आपके सवाल है, ये एक सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप समझ सकते हो। और ये एक ही तरह के सवाल आपको बार बार क्यों कराए जा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत अच्छे से याद कर लो, आगे ये आपको बहुत मदद देने वाला है। और इसके बाद तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे फॉर्मूले भी आने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं। 5/12 पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ tan x दूसरे चतुर्दांश में दिया है। बाकी सवाल वही अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो -5/12, ठीक है सर, -5/12। तो वही अपन फिर से लिख लेते हैं कि पहले में ऑल स्कूल टू कॉलेज। -5/12 अगर tan x है तो मैंने त्रिभुज बनाया, वही x है। 5, ये माइनस वाले साइन को भूल जाओ ना, मैंने पहले ही कहा था कि माइनस वाले साइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। माइनस वाला साइन ये बताने के लिए है कि tan x का मान ऐसा है और x दूसरे चतुर्दांश में। त्रिभुज कैसा बनेगा, 5 कर्ण लंब है, 12 आधार है, तो 13 कर्ण होना चाहिए। उसके बाद tan x अगर आपको दिया है तो cot x निकालने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका उल्टा -12/5। इतना ठीक है। अच्छा -12/5 आ गया cot x, उसके बाद sin x, cos x, tan x, sec x निकालने में कोई दिक्कत? दूसरे चतुर्दांश में स्थित है, तो दूसरे चतुर्दांश में चूंकि आप जानते हैं कि साइन धनात्मक होता है, तो अगर मैं sin x लिखने जाऊंगा, अगर मैं cosec x लिखने जाऊंगा, अगर मैं cos x लिखने जाऊंगा और अगर मैं sec x लिखने जाऊंगा तो क्या क्या मान आएगा, क्या आप बता सकते हैं? sin x इस त्रिभुज में 5/13, बिल्कुल 5/13। तो cosec x 13/5, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दूसरे चतुर्दांश की बात हो रही है, दूसरे चतुर्दांश में साइन धनात्मक होता है, कोसेक धनात्मक होता है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। cos x 12/13, लेकिन दूसरे चतुर्दांश में cos भाई साहब बुरा मान जाते हैं, इनकी नहीं चलती, इसीलिए ऐसा कुछ cos -12/13। क्यों? क्योंकि दूसरे में cos ऋणात्मक होता है, और -13/5 क्योंकि sec cos का उल्टा होता है। साइन तो वही रहेगा जो cos का और sec का है, ठीक है क्या? अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बातें करते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। आपको इन सभी में मान ज्ञात करना है कि कितना मान होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, और सूत्र है साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन 360 गुणा n प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। मैं आपको इन सूत्रों को बता देता हूं क्या क्या थे और क्या क्या नहीं थे। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में सही होते हैं। हालांकि साइन और कॉस, सेक और कोसेक में 2 पाई वाला फॉर्मूला लगता है, कॉट और tan में पाई वाला फॉर्मूला लगता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इनके जब आरेख बनेंगे ना तब आपको बड़ा मजा आएगा। आरेखों के समय पर आपको लेक्चर को बड़ी तसल्ली से देखना है। मैं आपको बढ़िया तरीके से आरेख बताने वाला हूँ, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आरेख अगर आप एक बार समझ गए तो त्रिकोणमिति के बहुत सारे एस्पेक्ट आप समझ जाएंगे। चलिए, तो हमें छोटा सा फॉर्मूला ये था हमारे पास कि साइन 360 का कोई गुणज प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, और ये थीटा और 360 सभी डिग्री में है। सवाल यहां डिग्री में दिया हुआ है। तो क्या इस 765 को आप लिख सकते हैं 720 प्लस 45? बिल्कुल लिख सकते हैं। 720 को लिख सकते हैं क्या? 360 का 2 में गुणा किया तब 45 आया, और आपको पता है कि 360 को एक बार
पूरा घुमा दो कोई मतलब नहीं है, 2 बार घुमा दो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये वाला फॉर्मूला बन गया। n का मान 2 है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। साइन 360 गुणा n प्लस 45, या n की जगह 2 लिख दो, साइन 360 गुणा 2 प्लस 45 बराबर साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2। तो इस सवाल में ये जवाब आपके सामने है। यार डिग्री जरूर लिख देना यार, वरना नंबर परीक्षा में कट सकते हैं, और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा सिवाय आपके, है ना। यहाँ 360 डिग्री, थीटा को भी डिग्री, इसको भी डिग्री में। चलिए, अगर यही बात रेडियन में होती ना, तो रेडियन में सूत्र कुछ ऐसा होता। कैसा होता? रेडियन में सूत्र इस तरह से होता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। 2n पाई मतलब 2 पाई का मतलब 360 डिग्री ही होता है। 2 पाई का मतलब आप एक बार पूरा वृत्त घूम चुके हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, और उस पर भी बातें करेंगे। कोसेक -1410। अब सबसे पहले 1410 के बारे में बात करते हैं। क्या मैं इसे 360 वाले कोण के रूप में लिख सकता हूं? मुद्दे की बात ऐसी है, ये जैसे ऋणात्मक चिन्ह वाले जब हम कोण पढ़ेंगे अगले सवाल में, मतलब अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर कोण ऋणात्मक होते हैं तब क्या होगा, तो ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अभी हमने नहीं देखा है कि जब कोण ऋणात्मक होगा तब हम क्या करेंगे, और उस कंडीशन के लिए हम यहां इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे 360 वाले कोण में। तो सबसे पहले, चूंकि आपको पता है कि मैं अभी ऋणात्मक वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देता हूं थोड़ा सा, मतलब ऋणात्मक कोण को छोड़कर आप देखिए कि 1410 के बारे में आपका क्या ख्याल है। 1410 को 360 का गुणज लिखिए, ठीक है। तो चूंकि अगर मैं 360 को 3 बार गुणा करूं, 3 गुणा 360, तो यह आता है 1080, और इसमें फिर अगर 360 जोड़ दूंगा तो 4 गुणा 360 हो जाएगा। 4 गुणा 360 का मतलब है 0, बिल्कुल 0। 4 छंग 24, तो हाँ 4 यहां पर 2 बचा, और 6 दूनी 12, और यहां पर बचा 12 और 2 14। इसका मतलब है 1410 को आप लिख सकते हैं 1440 माइनस 30, है ना। देखना कैसे कैसे अप्रोच हो रही है। 1440 माइनस 30, और इस 1440 को आप लिख सकते हैं कि यार ये तो 4 बार 360 को गुणा करने पर आया, और चूंकि 360 को 4 बार गुणा करने पर आया तो बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर दोनों जगह ऋण का चिन्ह लगा दूं तो यहां पर ऋण का चिन्ह आ जाएगा, और यहां बच जाएगा प्लस का 30। दोनों साइड ऋण लगाएंगे तो ये भी ऋणात्मक, ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक। और आप चाहे ऋणात्मक दिशा में 360 घूमो या धनात्मक दिशा में 360 घूमो, जैसे जैसे आप यहां से यहां जा रहे हैं, तो चाहे आप इस दिशा में बढ़ के पूरा वापस आ रहे, चाहे आप इस दिशा में घूम के वापस आ रहे, वापस तो आप उसी बिंदु पर पहुंचे। तो चाहे आप ऋण दिशा में 360 घूमिए या धन दिशा में 360 घूमिए, बात बराबर है। अगर बात बराबर है तो ये हो जाएगा कोसेक -4 गुणा 360 प्लस 30 डिग्री। इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये बनेगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री होता है 2 के बराबर। साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कैसा होगा, मतलब सवाल की अप्रोच ऐसी ही लगानी है जैसा कि अभी यहां पर लगने वाला है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू है और कोई परेशानी शायद आपको नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 10 19 पाई बटा 3। जब इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करेंगे, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि 19 पाई बटा 3 में आप क्या करने वाले। देखो 19 पाई बटा 3 को पहले ये देखें कि 360 का मतलब 2 पाई होता है। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन अपन देख चुके हैं। तो ये जो 19 पाई बटा 3 है, इसे मैं 2 पाई प्लस कुछ कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। वही हमारा फाइनल अप्रोच है, वही हमारा आंसर है, उसी से जवाब निकल जाएगा।
तो अगर ये 19 पाई बटा 3 के बारे में बात की जाए, 19 पाई बटा 3, आपको ये 19 पाई को इस तरह तोड़ना है कि जो संख्या बने वो 3 से भाग चली जाए। तो 19 पाई को ऐसे लिखा जा सकता है 18 पाई प्लस पाई बटा 3। अगर आप इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो 18 पाई तो पाई बटा 3 के साथ अलग हो जाएगा, तो 18 पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3। अब 18 पाई बटा 3 का मतलब क्या, 6 पाई बटा 3, तो यहां से ये मिला 6 पाई प्लस पाई बटा 3। तो यार सीधी सीधी बात है, 19 पाई बटा 3 तक पहुंचने के लिए मैं 2 पाई को 3, मतलब 2 पाई फिर 2 पाई फिर 2 पाई, मतलब अपन 3 बार घूम चुके, 3 बार घूम के वहीं आ चुके, तो ये 6 पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 10 2 पाई बटा 3 या 2 पाई प्लस पाई बटा 3 बराबर 10 पाई बटा 3। और अगर आप लोग याद कर चुके हैं इस छोटे से चीज को कि 10 पाई बटा 3 मतलब, पाई बटा 3 मतलब 180 बटा 3, पाई का मतलब 180 होता है ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये कैसे पता चला कि रेडियन है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो रेडियन है, ऊपर डिग्री का चिन्ह डॉट लगी है, मतलब ये डिग्री में है। तो पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 करोगे तो 60, तो वो चीज लिखी है 10 60, और 10 60 का मान तो भाई साहब आपको बचपन से पता है, √3 पता है ना, नहीं पता हो तो बता देना यार। डन है क्या? अगले सवाल की तरफ बढ़े, आइए बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं धीरे धीरे अगले सवाल की तरफ, आगे ही आगे बढ़ाए जा कदम। तो -11 पाई बटा 3, माइनस है 11 पाई बटा 3, तो सबसे पहले ये 11 पाई बटा 3 को इस तरह से लिखा जाए कि हम इसे 2 पाई 3 पाई 4 पाई के रूप में लिख पाए। तो अगर मैं 11 पाई बटा 3 के बारे में बात करता हूं, तो 11 पाई बटा 3 को क्या लिख सकते हैं, देखना 12 पाई माइनस पाई बटा 3। ये बात तो सही है सर आपकी। अगर ऐसा है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, 11 पाई बटा 3 का मतलब है, इसे इसके साथ अलग कर दिया तो 4 पाई, 4 पाई वो नहीं जिसपे आप लोग बैठते हो, 4 पाई मतलब 4 गुना पाई, 360 प्लस 360, ठीक है। तो अगर इसे ऐसा लिखा जाए और अगर यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाए 11 पाई बटा 3, तो यहां से आ जाएगा -4 पाई प्लस पाई बटा 3। बात तो यही है, बात तो यही है ना। तो -11 पाई बटा 3 बराबर -4 पाई प्लस पाई बटा 3। तो सीधी सीधी बात है, मैं कहता हूं कि चाहे आप सीधी दिशा में पाई या 2 पाई बार घूमिए या उल्टी दिशा में 2 पाई बार घूमिए, बात तो बराबर है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, -4 पाई प्लस पाई बटा 3, और 2 पाई का अगर कोई मतलब नहीं है तो 4 पाई का भी कोई मतलब नहीं है। 4 पाई का वैसे एक मतलब होता है कि आदमी उस पर बैठता है, लेकिन गणित वाली 4 पाई का मतलब कुछ और ही है। तो साइन पाई बटा 3, साइन पाई बटा 3 का मतलब, पाई बटा 3 का मतलब 60, तो साइन 60 का मतलब हो जाता है √3 बटा 2। और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। डन है? तो ऐसे ही सवाल है यार, इसी तरह अप्रोच करनी, इसी तरह से हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और उम्मीद है कि अगले सवाल भी आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। चलिए, कॉट -15 पाई बटा 4, बात वही है 6 से 10 तक 10वां सवाल है। कॉट -15 पाई बटा 4 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो 15 को इस तरह से लिखो कि जो संख्या बने वो 4 से भाग जाए। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 16 - 1। अरे हाँ या ना, माइनस साइन यहीं से लगाकर चलो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें एक सांस में करनी होती है, जो बता रहा हूं ना मैं, ये हमें बहुत जल्दी करना होता है। स्कूल के लिए ठीक है, लेकिन अगर प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से देखें तो ये चीज बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। ये 1-2 सेकंड का काम है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी तो हम इसे बहुत जल्दी भी कर पाएंगे। तो अगर यहां माइनस लगा दिया जाए तो 16 पाई माइनस पाई बटा 4। अच्छा, इनकी ना बहुत सी ट्रिक्स हैं, जिनकी मतलब बहुत से फॉर्मूले ऐसे हैं जिनकी मदद से ये काफी सिंपल हो जाता है। तो चिंता मत करो, अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, इसको इससे काटा तो 4 पाई माइनस पाई बटा 4,
ऐसा कुछ, माइनस साइन को अंदर गुणा किया तो -4 पाई प्लस पाई बट्टा 4, और -4 पाई प्लस पाई बट्टा 4 लिखने का मतलब है अगर मैं लिखता हूं कॉट के साथ -15 पाई बट्टा 4 बराबर कॉट के अंदर -4 पाई प्लस पाई बट्टा 4, और कॉट के अंदर -4 पाई प्लस पाई बट्टा 4 का मतलब है -4 पाई का कोई मतलब नहीं, कॉट पाई बट्टा 4, पाई बट्टा 4 का मतलब 45 डिग्री। ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने? तो बोलने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दोनों साइड अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 45 डिग्री। तो यहां से मिला कॉट 45, कॉट 45 का मान 1, फाइनल जवाब। चलिए, तो इस तरह के सवाल आपको बहुत से मिलने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ चुके होंगे और आप इन सवालों को खुद से भी एक बार हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक बार हल कर देता हूं, ठीक है, एक बार आप हल कर लीजिए। तो जो ज्ञान मैंने दिया उस पर आपने पहले ध्यान दिया और उसके बाद फिर उसे आपने एक बार खुद से हल करके देखा, तो यहां से उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बच जाता। करने को तो बहुत है, लेकिन जब तक बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते, वरना करने को तो बहुत है बॉस, और हम करके भी रहेंगे। खैर, आज की कहानी यहीं रोकते हैं और बात करेंगे आपको एक छोटी सी जानकारी के बारे में। जानकारी ये है यार कि कक्षा 6 से 12वीं तक आपके स्कूल की जितनी भी शिक्षा है वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर आपको मुफ्त पढ़ाई जाती है। इसमें आपको कहीं पर भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ेंगे फ्री पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।